फिल्म की कहानी एक जमी हुई बर्फ से ढकी धरती पर खुलती है, जहां रूसी सैनिक कुछ बेहद खतरनाक कैदियों को एक हाई सिक्योरिटी जेल की तरफ ले जा रहे होते हैं। उन्हीं कैदियों की लाइन में एक आदमी बिल्कुल शांत बैठा होता है। देखने में वह आम लगता है, लेकिन आगे चलकर यही इंसान दुनिया का सबसे खौफनाक शिकारी बनता है। उसका नाम होता है क्रेवन। क्रेवन जेल में पहली रात बिना किसी परेशानी के काट लेता है, जैसे उसे किसी चीज का डर ही ना हो। अगली सुबह कुछ कैदी उसे कमजोर समझकर उकसाने लगते हैं। उन्हें लगता है कि क्रेवन भी बाकी कैदियों जैसा ही है, लेकिन कुछ ही पलों में हालात पलट जाते हैं। क्रेवन अकेले दम पर उन सबको इतनी बेरहमी से मारता है कि पूरी जेल में अफरा तफरी मच जाती है। शोर बढ़ता देख गार्ड्स उसे पकड़कर सीधे सार्जेंट के पास ले जाते हैं। सार्जेंट सख्त लहजे में पूछता है कि वह कौन है और पहले क्या करता था। क्रेवन ठंडे और बेपरवाह अंदाज में जवाब देता है कि वह एक हंटर है और उसका शिकार इंसान होते हैं। इतना सुनते ही वह अचानक हमला कर देता है। वह सार्जेंट को उठाकर जमीन पर पटक देता है, उसकी गर्दन पर चाकू रखता है और उसे मरने के लिए छोड़कर वहां से निकल जाता है। इसके बाद क्रेवन पूरी जेल की सुरक्षा को चकमा देते हुए फरार हो जाता है। भागते वक्त उसके मूवमेंट देखकर साफ लगता है कि वह आम इंसान नहीं है। वह असाधारण ऊंची छलांग लगाता है, जानवरों जैसी रफ्तार से दौड़ता है और दीवारों पर ऐसे चढ़ता है जैसे यह उसके लिए बिल्कुल सामान्य बात हो। कुछ ही मिनटों में वह किसी के हाथ आए बिना गायब हो जाता है। भागते भागते क्रेवन एक खतरनाक बर्फीले तूफान में फंस जाता है। तभी उसके सामने एक भेड़िया आ खड़ा होता है, जो उसे आसानी से मार सकता था, लेकिन क्रेवन उसकी आंखों में सीधा देखता है। अजीब तरह से भेड़िया बिना हमला किए पीछे हट जाता है। थोड़ी देर बाद क्रेवन अपने प्राइवेट जेट में बैठा दिखाई देता है, जहां वह किसी को जानकारी देता है कि मिशन पूरा हो चुका है और सार्जेंट मर चुका है। यहीं से साफ हो जाता है कि क्रेवन कोई बेबस कैदी नहीं था, बल्कि वह जानबूझकर इस जेल में आया था। इसके बाद कहानी अतीत में चली जाती है। हमें क्रेवन और उसके भाई की पुरानी जिंदगी देखने को मिलती है। एक दिन उनके पिता निकोलाई अचानक दोनों को मिलने बुलाते हैं। थोड़ी ही देर में भाइयों को पता चलता है कि उनकी मां ने आत्महत्या कर ली है। यह खबर उन्हें अंदर से तोड़ देती है। वे सोचते हैं कि अब वे अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे, लेकिन निकोलाई का दिल पत्थर से भी सख्त होता है। वह दोनों बेटों को जंगल में हंटिंग के लिए ले जाता है। जब दोनों इस फैसले पर सवाल उठाते हैं, तो निकोलाई कहता है कि फ्यूनरल सिर्फ उन्हीं का होता है जिनकी मौत हादसे में हुई हो, आत्महत्या करने वालों का नहीं। असल में निकोलाई एक खतरनाक गैंगस्टर और ड्रग डीलर होता है, जो चाहता है कि उसके बेटे भी उतने ही निर्दयी और ताकतवर बने। वह उन्हें हंटिंग सिखाना चाहता है ताकि वे दुनिया के सबसे खतरनाक शिकारी बन सके। जानवरों को मारकर उनकी खाल और सींग स्मगल करना उसका कारोबार होता है, लेकिन क्रेवन और उसका भाई इस सोच से बिल्कुल सहमत नहीं होते। मजबूरी में दोनों पिता की बात मानकर हंटिंग पर निकलते हैं। तभी जंगल में वही शेर उनके सामने आ जाता है जिसे मारने वे आए होते हैं। क्रेवन के चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं होता। वह बंदूक उठाकर सीधे शेर की आंखों में देखता है। कुछ पलों के लिए शेर भी शांत पड़ जाता है। क्रेवन चाहे तो उसी वक्त उसे मार सकता था, लेकिन उसका मन ऐसा करने से इनकार कर देता है। तभी पीछे से निकोलाई गोली चला देता है। गोली लगते ही शेर बेकाबू हो जाता है और सीधे क्रेवन पर झपट पड़ता है। शेर क्रेवन को पकड़कर काफी दूर तक घसीटता है। निकोलाई उसे बचाने के लिए लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन शेर नहीं रुकता। आखिरकार वह क्रेवन को एक जगह पटक देता है और वहां से चला जाता है। उसी समय जंगल में आई एक रहस्यमयी लड़की क्रेवन को गंभीर हालत में देख लेती है। वह उसके मुंह में किसी खास सीरम की कुछ बूंदें डाल देती है। कुछ ही पलों में क्रेवन के शरीर में अजीब बदलाव शुरू हो जाते हैं। उसकी ताकत तेजी से बढ़ने लगती है और उसके जख्म खुद ब खुद भरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है और क्रेवन को अस्पताल ले जाती है। जाते वक्त वह लड़की चुपचाप क्रेवन के हाथ में एक छोटा सा कार्ड रख देती है। हॉस्पिटल में क्रेवन की हालत बेहद नाजुक होती है। डॉक्टर उसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि कुछ देर के लिए उसे मृतक घोषित कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद सबके सामने चमत्कार हो जाता है। क्रेवन अचानक सांस लेने लगता है और होश में आ जाता है। आंख खुलते ही उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े उस छोटे से कार्ड पर जाती है। तभी हॉस्पिटल में निकोलाई और क्रेवन का भाई भी पहुंच जाते हैं। भाई अपने सामने क्रेवन को जिंदा देखकर बेहद खुश हो जाता है। क्रेवन की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका शरीर अभी पूरी तरह संभला नहीं होता। इसके बावजूद निकोलाई जबरदस्ती उसे हॉस्पिटल से घर ले आता है। घर पहुंचते ही वह क्रेवन को एक ऐसा सरप्राइज दिखाता है जिसे देखकर उसका दिल बैठ जाता है। सामने वही शेर मरा पड़ा होता है जिसने जंगल में उस पर हमला किया था। यह दृश्य क्रेवन को अंदर तक तोड़ देता है। गुस्से और दर्द में वह अपने पिता से कहता है कि शेर को मारना गलत था। यह बात सुनकर निकोलाई और भड़क जाता है और गुस्से में क्रेवन को खुद से दूर कर देता है। क्रेवन चुपचाप अपने कमरे में जाता है, अपना जरूरी सामान पैक करता है और उस कार्ड को भी अपने पास रख लेता है। उसी रात वह बिना किसी को बताए
घर छोड़ देता है। उसका भाई उसे जाते हुए देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन क्रेवन नहीं रुकता। क्रेवन उस जगह पहुंचता है जहां उसकी मां उसे बचपन में अक्सर लाया करती थी। जंगल में कदम रखते ही कई बैल उसकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं। डर के मारे क्रेवन आंखें बंद कर लेता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि कोई भी बैल उसे नुकसान नहीं पहुंचाता। जब वह आंखें खोलता है तो देखता है कि एक बैल उसके सामने खड़ा होकर उसकी रक्षा कर रहा है। आगे बढ़ते हुए क्रेवन उस खूबसूरत जगह तक पहुंचता है जहां वह रहने लगता है। जंगल उसका घर बन जाता है और जानवर उसका परिवार। एक दिन वह देखता है कि एक हिरण पूरी तेजी से भाग रहा है। क्रेवन भी उसके पीछे दौड़ पड़ता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब उसके अंदर कुछ बदल चुका है। वह हिरण की तरह तेज दौड़ सकता है, शेर जैसी ताकत रखता है और बंदरों की तरह ऊंचे पेड़ों पर छलांग लगा सकता है। इन सब के बीच उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होता है। उसे लगता है कि यही उसकी असली दुनिया है। एक दिन वह देखता है कि जंगल में दो शिकारी घुसे हुए हैं और उन्होंने कई जानवरों को बेरहमी से मार डाला है। यह देखकर क्रेवन का खून खौल उठता है। वह उनके पास जाकर कहता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन शिकारी उसकी बात सुनने के बजाय उस पर बंदूक तान देते हैं। यही वह पल होता है जब क्रेवन पूरी तरह बदल जाता है। वह दोनों पर हमला कर देता है और इतनी बेरहमी से उन्हें मारता है कि कोई भी जिंदा नहीं बचता। उसी दिन क्रेवन फैसला कर लेता है कि अब वह किसी भी हंटर को माफ नहीं करेगा। कहानी फिर से वर्तमान समय में लौटती है। जेल से निकलने के बाद क्रेवन दोबारा रूस की उसी सेंचुरी में आ चुका होता है जहां उसने अपनी जिंदगी का एक लंबा वक्त बिताया था। अगली सुबह अचानक उसे गोलियों की आवाज सुनाई देती है। तभी वह समझ जाता है कि आज फिर कुछ नए शिकारी यहाँ शिकार करने आए हैं। ये लोग कई जानवरों को मारकर उन्हें गाड़ी में भर चुके होते हैं और वहां से निकलने ही वाले होते हैं। यह नजारा देखकर क्रेवन को गुस्सा आ जाता है और वह उन्हें रोकने की कोशिश करता है। उनका लीडर क्रेवन को धमकाता है और कहता है कि रास्ते से हट जाओ वरना ट्रक तुम्हें कुचल देंगे, लेकिन क्रेवन पीछे नहीं हटता। ट्रक चल पड़ते हैं और तभी क्रेवन चलती गाड़ियों में कूद जाता है। ट्रकों के बीच ही जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन वह लीडर की गाड़ी को रोक नहीं पाता। हालांकि जाते जाते वह गाड़ी का नंबर ध्यान से देख लेता है। उसी दौरान उसे एक डायरी हाथ लगती है जिसमें कई शिकारियों के नाम लिखे होते हैं। उस लिस्ट को देखते ही वह फैसला करता है कि जिन जिन लोगों के नाम इस डायरी में हैं, अब उनका अंत तय है। उसका मकसद साफ होता है कि आगे से कोई भी बेगुनाह जानवरों का शिकार न कर सके। दूसरी तरफ कहानी में क्लिप्सो को दिखाया जाता है जो अब एक वकील बन चुकी होती है। आज उसकी एक करीबी दोस्त का अंतिम संस्कार होता है जिसे जबरदस्ती और बेरहमी से सार्जेंट नाम के आदमी ने मार दिया था। यही सार्जेंट वही इंसान है जिसे क्रेवन ने जेल के अंदर खत्म किया था। कुछ समय बाद क्रेवन खुद क्लिप्सो के सामने आता है और बताता है कि वह वही शख्स है जिसकी जान उसने कभी जंगल में बचाई थी। दरअसल उस दिन क्लिप्सो वहां एक टैरो कार्ड छोड़ आई थी। क्रेवन ने उसी कार्ड के जरिए उसे पहचान लिया था। वह क्लिप्सो को बताता है कि मैंने तुम्हारी दोस्त के कातिल से बदला ले लिया है और जेल में जाकर उसे मार दिया। शुरुआत में क्लिप्सो उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन घर पहुंचकर जब वह इंटरनेट पर सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि सार्जेंट को जेल में किसी अज्ञात हंटर ने मार दिया है जिसे लोग बुरे लोगों का शिकार करने वाला कहते हैं। अब क्लिप्सो को क्रेवन की बात सच लगने लगती है। इसके बाद वह दोबारा क्रेवन से मिलने जाती है। क्रेवन उसे बताता है कि उसके पास एक लिस्ट है जिसमें उन लोगों के नाम हैं जो गलत धंधे करते हैं, मासूम जानवरों को मारकर उनका सौदा करते हैं और कानून जिनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। वह कहता है कि मैं ऐसे सभी लोगों को सजा देना चाहता हूँ। तुम एक वकील हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे ऐसे अपराधियों के बारे में बताओ जो सिस्टम से बच निकलते हैं। क्रेवन की बात सुनकर क्लिप्सो उसके साथ खड़े होने का फैसला कर लेती है। इसके बाद सीन कट होता है। अब वही लीडर अपने ऑफिस में अपने बॉस से मिलने पहुंचता है। वह अपने काम की रिपोर्ट देने आया होता है, लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने उसका बॉस नहीं बल्कि क्रेवन खड़ा होता है। वह आदमी हैरान रह जाता है कि क्रेवन उससे पहले यहाँ कैसे पहुंच गया। सच्चाई ये होती है कि क्रेवन न सिर्फ पहले पहुंच चुका था बल्कि आते ही उसने उसके बॉस को भी मार दिया था। क्रेवन शांत आवाज में उससे पूछता है कि वह किस तरह मरना चाहता है। फिर वह अपनी डायरी निकालता है और देखता है कि उसका नाम उस लिस्ट में है या नहीं। उस डायरी में उन सभी बुरे लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्हें क्रेवन खत्म करना चाहता है। जैसे ही वह उस आदमी का नाम काटता है वह गन उठाता है और उसे गोली मार देता है। इसके बाद क्रेवन बेरहमी से कमरे से बाहर निकल जाता है। दरवाजे पर दोनों लाशें लटकी हुई नजर आती हैं। दूसरी ओर कहानी में उसी शिकारी को दिखाया जाता है जिसका नाम एलेक्सी होता है। यही वो इंसान है जो कभी क्रेवन के पिता के पास आया था और साथ मिलकर शिकार करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन उस वक्त क्रेवन के पिता ने उसे ठुकरा दिया था। अब एलेक्सी को उसका एक आदमी बताता है कि कोई हंटर नाम का शख्स है जो लगातार शिकारियों को मार रहा है।
लेकिन यह बात एलेक्सी को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। वह सीधे जेल जाता है और वहां उन लोगों से मिलता है। एलेक्सी उनसे कहता है कि अब उनका लीडर मारा जा चुका है, इसलिए उसकी जगह वह खुद लेना चाहता है। कुछ लोग उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन कुछ उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। हैरानी की बात यह होती है कि गोलियों का उस पर कोई असर नहीं होता। वहीं पहले से छुपा हुआ एलेक्सी का शूटर बाहर आता है और उन सभी लोगों को मार देता है जो उसे अपना नया लीडर मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद कहानी वापस क्रेविन की तरफ आती है। वह अपने छोटे भाई से मिलने जाता है क्योंकि आज उसका जन्मदिन होता है। वहीं उसके पिता भी आ जाते हैं और क्रेविन से कहते हैं कि अब घर लौट आओ और फैमिली बिजनेस संभालो, लेकिन क्रेविन साफ मना कर देता है। इसके बाद तीनों साथ बैठकर ड्रिंक करते हैं। अगली सुबह जब क्रेविन अपने भाई के कमरे में जाता है तो वह उसे वहां नहीं पाता। बेडशीट पर खून के निशान होते हैं। असल में कुछ लोग उसके भाई को किडनैप करके ले जा चुके होते हैं। क्रेविन उनका पीछा करता है, लेकिन तब तक वे लोग उसके भाई को हेलीकॉप्टर में बैठाकर उड़ान भर लेते हैं। क्रेविन उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर नाकाम रहता है। जल्द ही उसे पता चलता है कि किडनैपर्स में एक टर्किश आदमी भी शामिल है जो अब $20 मिलियन की फिरौती मांग रहा है। क्रेविन अपने पिता के पास जाकर पैसे मांगता है, लेकिन उसके पिता साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना होता है कि वे किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। इसके बाद क्रेविन क्लिप्सो के पास जाता है क्योंकि उसे उस टर्किश आदमी तक पहुंचना होता है। उन्हें एक आदमी से पता चलता है कि वह फिलहाल कहां मौजूद है। क्रेविन वहां पहुंचता है जहां उस आदमी के कई साथी भी होते हैं, लेकिन कोई भी क्रेविन के सामने टिक नहीं पाता। वह लड़ते हुए सीधे उस टर्किश आदमी तक पहुंच जाता है और अपने भाई के बारे में पूछता है। वह बताता है कि इस वक्त क्रेविन का भाई एलेक्सी के पास है। इसके बाद कहानी में एलेक्सी को दिखाया जाता है जिसके पास क्रेविन का भाई कैद होता है। एलेक्सी उससे कहता है कि वह उसका साथ दे। वह यह भी बताता है कि क्रेविन बहुत जल्द अपने पिता को मारने वाला है और अगर वह उसके साथ आ जाए तो उसे खास ताकत दी जाएगी। यह सुनकर क्रेविन का भाई दुविधा में पड़ जाता है। उधर क्रेविन क्लिप्सो को साथ लेकर अपनी उस जगह पर पहुंचता है जहां वह पिछले 16 सालों से रह रहा होता है। यहाँ उसने कई तरह के हथियार तैयार कर रखे होते हैं। वह किसी भी हाल में एलेक्सी को मारना चाहता है। तभी अचानक एलेक्सी के आदमी वहां पहुंच जाते हैं। दरअसल क्रेविन के छोटे भाई ने ही उसका ठिकाना एलेक्सी को बता दिया था। अब बहुत सारे लोग क्रेविन को मारने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जंगल के जानवर भी उसकी मदद करते हैं क्योंकि वे उसे अपना राजा मानते हैं। इसी बीच वहां एक ऐसा आदमी भी होता है जो लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है। वह क्रेविन को अपने वश में कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे ले जाए, क्लिप्सो उस आदमी को मार देती है और क्रेविन होश में आ जाता है। इसके बाद एलेक्सी को दिखाया जाता है जो अपने लोगों के साथ उसी सेंचुरी में आता है। उसे पूरा यकीन होता है कि अब तक क्रेविन मारा जा चुका होगा। तभी अचानक वह देखता है कि जानवरों का एक विशाल झुंड उसकी तरफ हमला करने आ रहा है। अपनी जान बचाने के लिए एलेक्सी अपना रूप बदल लेता है और एक राइनो में तब्दील हो जाता है। असल में उसके अंदर भी राइनो जैसी ताकत होती है, जिसकी खाल इतनी मजबूत होती है कि कोई हथियार उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी दौरान क्रेविन भी वहां पहुंच जाता है और उस पर हमला करता है। शुरुआत में उसके सारे वार बेअसर रहते हैं। दरअसल एलेक्सी को यह ताकत एक खास सीरम से मिली होती है जिसे वह शरीर के एक खास हिस्से में इंजेक्ट करता है। क्रेविन को उस जगह के बारे में पता होता है और वह वहीं वार करता है। इसी वार से एलेक्सी मारा जाता है। इसके बाद क्रेविन का भाई भी वहां आ जाता है। क्रेविन उसे समझाता है कि वे दोनों भाई हैं और उन्हें साथ रहना चाहिए। इसके बाद कहानी में दिखाया जाता है कि क्रेविन अपने पिता से मिलने जाता है। वह कहता है कि आपने बहुत से जानवरों का शिकार किया है और मेरी लिस्ट में आपका नाम भी शामिल है। मैं चाहता हूं कि आप ये सब छोड़ दें। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि वे जिंदगी भर शिकारी रहे हैं और एक शिकारी की तरह ही मरेंगे, चाहे क्रेविन उन्हें मार ही क्यों न दे। क्रेविन वहां से चला जाता है और तभी एक भालू आकर उसके पिता को मार देता है। ये सब क्रेविन की ही मर्जी से होता है। एक साल बाद हमें दिखाया जाता है कि क्रेविन फिर से अपने भाई के जन्मदिन पर आता है। वह कहता है कि उसे उस पर गर्व है क्योंकि उसने पिता का रास्ता नहीं चुना, लेकिन उसका भाई कहता है कि यह गलतफहमी है। वह अपने खानदानी काम से पीछे नहीं हट सकता और बेहतर यही होगा कि क्रेविन उसके रास्ते में न आए। इतना कहते ही वह अपना रूप बदल लेता है और बिल्कुल क्रेविन जैसा दिखने लगता है। असल में उसे भी उसी डॉक्टर ने एक सीरम दिया होता है जिसने एलेक्सी को राइनो की ताकत दी थी। यह सीरम इंसान के अंदर छुपी ताकतों को कई गुना बढ़ा देता है। क्योंकि क्रेविन का भाई दिमित्री पहले से ही दूसरों की आवाज निकाल सकता था, इसलिए सीरम के असर से उसके अंदर शेप शिफ्टिंग की पावर आ जाती है। अब वह किसी के भी रूप में बदल सकता है। इस तरह क्रेविन के सामने एक नया दुश्मन खड़ा हो जाता है जो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना भाई होता है। यह सीरम इंसान के भीतर मौजूद असली ताकत को बाहर ले आता है। जैसे एलेक्सी के अंदर राइनो की शक्ति आई थी, वैसे ही दिमित्री के अंदर शेप शिफ्टिंग की ताकत जाग जाती है। इसी के साथ इस फिल्म की पूरी कहानी खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी
और हाँ, एक बात बता दूं कि 90% लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं। आपका एक क्लिक मुझे रोज बेहतर कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। ये क्लिक आपके लिए बिल्कुल फ्री है, पर मेरे लिए प्राइसलेस। सो प्लीज सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाओ, मजा आएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।